गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। हम आपके लिए संज्ञा की थ्योरी क्लास लाए हैं। आप देखेंगे कि पिछली 2 कक्षाओं में हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद को बहुत ही सरल भाषा में बताया है। आज हम संज्ञा को कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर खत्म कर दें। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के भेद पढ़े थे। यदि आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछली कक्षाएं देख लीजिए। उसके बाद ही आप इस कक्षा पर आइए तो आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने समूहवाचक संज्ञा तक पढ़ लिया था। आइए एक बार थोड़ा जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसका रिवीजन क्या था। यहाँ पर देखेंगे रिवीजन में व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आगरा, मोहन, गीता, इसरो आदि। इसकी जो ट्रिक क्या बताई थी कि सदैव एक वचन होगा और दृश्यमान होगा, अकेला भी होगा। इसके बाद हमने देखा कुछ जो एग्जाम्पल हैं वह भी देखे, जैसे नदियों के नाम में प्रॉपर सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। वहीं सोमवार, मंगल, बार दिनों के नाम हैं। महीनों के नाम भी जनवरी, फरवरी, और जो हिंदी महीनों के नाम हैं वह भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे फागुन, चैत, बैसाख और शक संवत भी इसी के अंतर्गत आता है। वहीं दिशाओं के नाम की बात की जाए तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो हमारे त्यौहार हैं जैसे दीपावली, रक्षाबंधन इत्यादि वह भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो ग्रह हैं हमारे वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखा कि वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। जिसमें हमने उदाहरण देखे थे लड़का, नगर, स्त्री, गाय, फूल, फल, कुत्ता, मंत्री, प्रोफेसर, मिठाई, गेहूँ, धोबी, नाई। यहाँ पर हमने जो ट्रिक बताई थी वह बताई थी कि वो हमें दृश्यमान होगा, अर्थात वह हमें दिखाई भी देखा और उसका हम जो दिया गया शब्द है उसका हम बहुवचन बना सकते हो, उसका हम बहुवचन बना सकते हो। इसके बाद फिर हमने देखा समूहवाचक संज्ञा को। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा थी कि वे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए। वे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या जिनकी हम गणना की जा सकती है, इन्हें हम गिन सकते हैं। इसके उदाहरण क्या थे? सेना, पुलिस, संसद, भीड़, गिरोह, सभा, दल, गुच्छा, कक्षा, परिवार इत्यादि। ये सब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो हमने उसका जल्दी से रिवीजन किया है, बहुत ही तेज़ी से। तो उसके बाद हम अब देखेंगे आगे जो हमारा संज्ञा के भेद है हम उनको पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा रिवीजन हो गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो संज्ञा का चौथा भेद है वह कौन सा है। चौथा जो भेद है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। वे संज्ञा वे संज्ञा वे संज्ञा जो किसी जो किसी जो किसी द्रव्य का द्रव्य का द्रव्य का बोध जो किसी द्रव्य का बोध कराती है कराती है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा
कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा और देखेंगे, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। जिसकी जिसकी गणना नहीं की जा सकती। जिसकी गणना नहीं की जा सकती। गणना नहीं की जा सकती। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। उदाहरण में है, उदाहरण सोना चांदी, सोना चांदी, दूध, तेल, घी, खनिज, इत्यादि। यहाँ पर क्या है, जैसे हमने कहा जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अब देखेंगे, सोना को हम गिन नहीं सकते। सोना को हम कभी भी गिन नहीं सकते, परंतु हम उसे अपनी सुविधा अनुसार मापते हैं, यानी कि तौलते हैं। जैसे सोना 1 ग्राम सोना या 2 ग्राम सोना, तो हम उसे गिनते नहीं हैं, जबकि हम उसका जो द्रव्यमान है, यानी कि जो उसका भार है, हम उसको मापते हैं कि भाई कितना है, यानी कि तौलते हैं कि भाई कितना है, 1 ग्राम सोना है या 2 ग्राम सोना है। इसका अर्थ हुआ कि हम गिनते नहीं, जबकि उसे तौलते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए, क्या देखा था कि हमने द्रव्यवाचक संज्ञा को उसमें बताया कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में सोना चांदी, दूध तेल घी। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं संज्ञा का जो आखिरी भेद है, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का जो आखिरी भेद है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा परिभाषा क्या है? बेसंज्ञा, बेसंज्ञा, बेसंज्ञा जो जो भाव गुण दोष अवस्था, भाव गुण दोष अवस्था, अवस्था आदि को दर्शाते हैं। आदि को दर्शाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, जैसे भाव क्या है? दुख का एक भाव है। भाव क्या है? दुख। गुण क्या हो जाएगा? ईमानदारी, ईमानदारी। गुण क्या हो जाएगा? ईमानदारी। दोष क्या है उसका? बुराई। वो दोष क्या है? बुराई। अवस्था क्या है? यौवन। अवस्था क्या हो जाएगा? यौवन। यहाँ पर परिभाषा देखी। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। इसकी हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है? उदाहरण से पहले हम इसकी ट्रिक देखेंगे। उसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या होगी, आइए देखते हैं। ट्रिक है कि सदैव एक वचन होगा और अदृश्य होगा। सदैव, सदैव एक वचन, सदैव एक वचन होगा और साथ में अदृश्य होगा। अदृश्य होगा यानी कि हमें दिखाई नहीं देगा। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण।
जैसे प्यार, क्रोध, चोरी डकैती, चोरी डकैती, ठगी, पढ़ाई सिलाई, पढ़ाई सिलाई इत्यादि। ट्रिक क्या बताई हमने इसकी? एक वचन होगा और अदृश्य होगा। आप कभी भी क्रोध को देख नहीं सकते, क्रोध को देख नहीं सकते, वहीं आप प्यार को भी देख नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं, अदृश्य होते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे आगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। आइए देखते हैं। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। यहाँ तक क्लियर? पहला जो टाइप है उसका विशेषण से भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। विशेषण से क्या बनाएंगे हम? भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरह से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरह से होता है, जिसमें पहला प्रकार है विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। उदाहरण देखेंगे इसकी। जैसे ऊंचा है, ऊंचा एक विशेषण है, इससे क्या बनेगा? ऊंचाई, ऊंचाई। वहीं युवा, युवा से यौवन भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। वीर से वीरता, वीर से वीरता। और पीला से पीलापन, पीला से पीलापन। इसके बाद है हरा से हरा से हरा से हरियाली, हरा से हरियाली। आप इसको नोट कर लीजिए आप, या क्लास के बाद आप जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके बाद उससे आप भी नोट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो क्लास के साथ में नोट करिए, या आप चाहते हैं कि क्लास के बाद में हम नोट्स बनाएंगे तो आप अपनी सुविधानुसार जो भी सही लगे वह कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप देखा कि विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। इसके बाद अब दूसरा टाइप है कि हम किस प्रकार से निर्माण करेंगे भाववाचक संज्ञा का? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक
भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम में मेरा, मेरा, मेरा से क्या बनेगा? ममत्व या ममता। ममत्व या ममता। ममत्व या ममता। उसके बाद अहम, अहम, अहम से अहंकार। अहम से अहंकार। वहीं अपना से अपनापन। अपना से अपनापन। अपना से अपनापन। और निज से निजता। निज से निजता। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे हमने देखा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मेरा से ममत्व ममता, अहम से अहंकार, अपना से अपनापन, निज से निजता, और यहाँ तक यहीं तक देखा। अब इसके बाद देखेंगे हम इसका प्रकार 3, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। आइए देखते हैं। टाइप 3 है। टाइप 3 टाइप 3 जातिवाचक, जातिवाचक से, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। यहाँ पर देखेंगे लड़का, लड़का, इसकी संज्ञा क्या बनेगी? लड़कपन। लड़कपन। ईश्वर, ईश्वर, माता, मातृत्व, नेता, नेता, नेतृत्व, नेता, नेतृत्व, और पंच का पंचायत। पंच का पंचायत। पंच का पंचायत। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे हमने देखा जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार करते हैं। जैसे लड़का से लड़कपन, ईश्वर से ईश्वरत्व, माता से मातृत्व, नेता से नेतृत्व, और पंच से पंचायत। अब देखेंगे हम इसका जो अगला प्रकार है वह क्या है, देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखेंगे। 4 पॉइंट है यहाँ पर, देखेंगे 4 पॉइंट। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्रिया के माध्यम से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ाई। पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ना का पढ़ाई। मिलना, मिलना,
मिलना का हो जाएगा मिलान, मिलना का मिलान। चुनना, चुनना, इसका हो जाएगा चुनाव, इसका क्या हो जाएगा चुनाव। बुनना, बुनना एक क्रिया है, इससे क्या बनेगा बुनाई, बुनना से बुनाई। और कमाना से, कमाना से यानी कि कमाना क्रिया से बनेगा कमाई, कमाना क्रिया से कमाई। अब लास्ट प्रकार है हमारा अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। हमारा लास्ट प्रकार क्या है अव्यय से, अव्यय से, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखेंगे। तेज, तेज, तेज से क्या हो जाएगा तेजी। वहीं दूसरा है दूर, दूर से हो जाएगा दूरी। समीप, समीप, समीप का क्या हो जाएगा समीप्य, समीप्य। बाहर, बाहर का क्या हो जाएगा बाहरी, बाहर का बाहरी। और निकट का निकट, निकट से कौन सी संज्ञा बनेगी निकटता, निकटता। यहाँ पर हमने देखा कि जो संज्ञा का पांचवा प्रकार है यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण का, उसमें हमने देखा कि अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। उसी उसी प्रकार देखा जैसे तेज से तेजी, दूर से दूरी, समीप से समीप्य, बाहर से बाहरी और निकट से निकटता, इन सभी को देखा। इसके बाद अब आगे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम संज्ञा को समाप्त करते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि संज्ञा की क्लास ख़त्म होने के बाद आपकी जो पीडीएफ है वह हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। जो आपकी बोर्ड पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं और उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। कोशिश यही करना कि जो पीडीएफ मिले उसका आप नोट्स बनाइए। और यदि नोट्स बनाते समय आपको कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को नोट करके आप कमेंट कर दीजिए, जिससे हम उसका जो सुझाव हो आपका या सजेशन हो तो हम उसको अगली क्लास में सुधार सकें। या आने वाली क्लासों में पीडीएफ में सुधार चाहिए या क्लास में सुधार चाहिए तो हम उसको आगे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं क्लास की यानी कि अगली कक्षा में सर्वनाम की। तो जब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से करिए। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।